ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। हम लोग पीछे के टॉपिक में देख लिए हैं कि संघीय व्यवस्था क्या होता है। बेल्जियम में हम लोग देखे थे संघीय व्यवस्था। श्रीलंका में संघीय व्यवस्था नहीं था, वहाँ सिर्फ केंद्र की सरकारें होती थी। वहाँ लोकल स्तर पर या देश को अलग हिस्से में बांट करके वहाँ की जनता को अलग अलग शासन नहीं दिया गया था, लेकिन बेल्जियम में दिया गया था। डच बोलने वाले लोगों को मिला था, फ्रेंच बोलने वाले लोगों को मिला था और भी छोटे हिस्से बांटे गए थे। अब देखिए, पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ बड़ा अजीब दिखाई देता है। यह क्वेश्चन क्यों दिया गया है हम लोग इसका आंसर देख लेंगे, लेकिन देखिए, क्या यह कुछ अजीब बात नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम नहीं था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है? अजीब, मालूम काहे नहीं होगा? अजीब बात है। या वे इसके बारे में कहने से बचना चाहते थे? अजीब बात है। मालूम तो जरूर होगा, कहने से बचना चाहते थे कि क्या, आगे चल के हम लोग को पता चल जाएगा। हाँ, ये बात इसलिए लिखा गया ना कि संविधान में कहीं पर नहीं बताया गया है, कहीं पर नहीं लिखा गया है कि हमारा देश एक संघीय देश है। यहाँ का शासन संघीय शासन प्रणाली के रूप में चलता है। ये नहीं, मतलब भारत को संघीय प्रदेश के नाम से संविधान में बताया ही नहीं गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। क्यों नहीं लिखा गया वो अलग बात है, लेकिन हाँ, जो भारत में शासन व्यवस्था कायम हुई वो संघीय शासन व्यवस्था के रूप में ही है। देखिए, थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में चलते हैं। संघीय शासन व्यवस्था, भारत एक बहुत बड़ा देश है, जैसा कि आप लोग फिगर में देखे होंगे। इस तरह का अपना जो भी फिगर है, ये हमारा मोटा मोटी भारत हो गया। जी का है, इसे होता है। हाँ, तो यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था लागू करना पड़ा? क्यों यहाँ एक केवल केंद्र में सरकार रह करके पूरे देश में शासन नहीं चला सकता था? पहला कि यह बहुत बड़ा देश था। दूसरा, आप लोग कई बार सुने होंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी कहने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन डाइवर्सिटी क्या होता है? इस तरह का वर्ड आप लोग जरूर सुने होंगे। अनेकता में एकता। अनेकता क्या है? एकता तक तो बहुत अच्छा है कि नहीं भाई, सब लोग जुड़ के रहें, अच्छी बात है। ये अनेकता, भारत में अनेकता है कैसे? थोड़ा सा इसका इतिहास में आप चले जाइएगा तो पता चलेगा कि भाषा के आधार पर यहाँ पर अनेकता है। जैसे यहाँ तमिल बोलने वाले लोग हैं, यहाँ मराठी बोलने वाले लोग हैं, इधर हिंदी बोलने वाले लोग हैं, यहाँ राजस्थानी बोलने वाले लोग हैं। ये हम भाषा के आधार पर बोल दिए। फिर अगर भौगोलिक स्थिति के, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अगर बांटेंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा कि इधर पहाड़ी क्षेत्र है, इधर मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पठारी क्षेत्र है, और इधर जो है आपको पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। तो इस आधार पर भी अनेकता हुआ, इस आधार पर भी डाइवर्सिटी हुई। और भी अगर देखें तो इतिहास में आप जाइएगा तो यहाँ पर कई सामंत थे, कई छोटे छोटे राजा थे, वो अपना अपना क्षेत्र बना के रखे थे और उसी तरह से वो अपने क्षेत्र में राज करते थे। तो उसके वजह से भी भारत में लोगों का रहन सहन और उनका जो परंपरा रहा उसमें विविधता आ गया। रहन सहन, बोली, वेशभूषा, सब में एक विविधता आ गया। तो यही विविधता है। अब भारत को इसे एक लकीर बना दिया गया, इतना भौगोलिक क्षेत्र को, इतना भूभाग को एक लकीर बना दिया गया। तो क्या उस लकीर बना देने की वजह से सब लोग इस लकीर के अंदर, यहाँ पर जो कहा जाए वो सब के लिए लागू हो सकता है क्या? बोल दिया जाए कि हिंदी में ऑफिस में काम किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है। बोलिए, संभव है क्या?
तमिल बोलने वाले लोग कभी हिंदी में क ख ग घ भी नहीं जानते हैं, और यहाँ पर भी लागू कर दिया कि नहीं हिंदी में ही करना है। तो कितना मुश्किल होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और शासन का मतलब ये होता ही नहीं है। जहाँ शासन है वहाँ पर वहाँ के जनता के ऊपर उसके अनुसार जो वहाँ जी रहा है और जैसा जीने में कंफर्टेबल हो, अधिक से अधिक बेनिफिशियल हो, तो उसके अनुसार जो है शासन चलना चाहिए। और हमारे देश में जनतंत्र है, तो जनतंत्र का मतलब ही यही होता है। अच्छा, तो इस वजह से भी एक चला पाना संभव नहीं था। और भी कई आधार हैं, हम लैंग्वेज ले लिए, यहाँ भौगोलिक क्षेत्र ले लिए, फिर राजा महाराजा जो जो जहाँ जैसा राज करते थे उस अनुसार ले लिए। अंग्रेज भी आया तो उसका भी अपना प्रभाव क्षेत्र रहा, उसके आधार पर भी विविधता कायम हुई। और यहाँ के लोग देश के अलग अलग हिस्से में कैसे रह रहे हैं, तो कहीं पर एडवांस जी रहे हैं, कहीं पर व्यापारी लोगों का अड्डा है, तो कहीं पर किसान लोगों का अड्डा है, तो कहीं पर आपको आदिवासी लोग मिल जाएंगे, कहीं पर नागा लोग मिल जाएंगे, कहीं पर घुमंतू भोटिया लोग मिल जाएंगे, कहीं पर राजस्थानी ट्राइब मिल जाएंगे। तो हर तरह के भारत में जो है विविधता आपको पाया जाता है। अब यहाँ पर एक ही शासन से काम अगर चल जाए, अगर एक ही शासन लगा दिया, तो अभी कैसे एग्जाम्पल दिए। अब मान लिया जाए कि राजस्थान के जो भी घुमंतू लोग हैं उनको देख करके दिल्ली में कानून बन गया, क्या वह कानून पूरे भारतवासी के लिए लागू किया जाना चाहिए या लागू हो सकता है? अरे इसका तो जीवन घूमने का है और कहीं का जीवन है अस्थायी रहने का, तो इसका कानून इस पर कैसे लागू किया जा सकता है? इसका वाला इसको तो अच्छा लगेगा, लेकिन इस पर थोपा हुआ जैसा लगेगा। और सरकार का काम यही है कि कानून बना करके किसी भी समस्या को या जनता को उसको सबसे बेहतर रूप में कैसे चलाया जाए बिना तकलीफ दिए, यही शासन है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जा करके देखेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका जो दोनों छोटा छोटा देश है, इसके बारे में हम लोग देखें कि विविधता को संभालने के लिए बेल्जियम ने कामयाबी पाई और श्रीलंका कामयाबी नहीं पाए। अगर भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था नहीं लागू होता, मतलब भारत को इतने राज्यों में नहीं बांटा जाता, आज भी राज्य बनाने के लिए लड़ाई होता। अभी भील लोग राज्य बनाने के लिए लड़ रहे हैं, नागा लोग लड़े तो उनका भी अपना एक हिस्सा रहा, नागालैंड बना। फिर तेलंगाना देखिए हाल फिलहाल में बना, उत्तराखंड बना, शासन व्यवस्था में गड़बड़ी की वजह से हमारा झारखंड बन गया। तो अभी भी लड़ाई चल रहा है। उधर पंजाब का हिस्सा को काट करके लोग बनाना चाहते हैं, उसको क्या नाम है, कौन स्थान तो बनाना चाहते हैं जी। अच्छा ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे याद। तो लोग अभी भी बनाना चाह रहे हैं अलग अलग राज्य बना करके, और उसका उद्देश्य यही है कि हम अब यहाँ के जनता को बेहतर शासन दे या बेहतर सुविधा दे, या जो भी कानून लागू किया जा रहा है वो वहाँ के लोगों के लिए जहाँ लड़ाई चल रहा है। जिसे गोरखालैंड बनाने का, असम को तोड़ करके लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो गोरखालैंड बनाने की जरूरत क्यों है? इसका मुख्य वजह यही है कि असम में जो कानून चल रहा है वहाँ गोरखा लोग जो हैं उनके लिए वो कानून सही ढंग से फायदेमंद नहीं है। वहाँ के लोग को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर लोग अब असमिया भाषा थोप दिया जा रहा है गोरखा लोगों पर। वो लोग नेपाली भाषा बोलते हैं, तो उनके अनुसार अब कैसे चलेगा? तो इसलिए जो है ना, और भी कई समस्याएं हैं। पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा है, सिक्किम का भी कुछ हिस्सा है, मतलब एक क्षेत्र को मिला करके वो लोग बनाना चाहते हैं कि ताकि हम लोग अपने क्षेत्र में अगर राज्य बन जाएगा तो अपना मुख्यमंत्री अपना सारा कुछ होगा, सब देखेगा, सब संभाल के रखेगा। तो वही है कि भारत एक बहुत विशाल देश है और यहाँ पर बहुत भाषा के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्र के बारे में भी बताया, भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है। तो हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था क्या है, तो आप लोग
पहले ही देख चुके हैं कि एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। अब नया बाद में जुड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायती राज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 1947 में जब भारत आज़ाद होना था तो उसके पहले ही जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। और वही फिर जो है बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। और बहुत खूनी विभाजन हुआ, रक्त रंजित खूनी विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हो गया। भारत आज़ाद हुआ लेकिन साथ साथ पाकिस्तान अलग हुआ, और वो अलग होने में बहुत खून बहा। अब देखिए हुआ क्या था कि उस टाइम जो है लगभग 563-64 के आसपास जो है रजवाड़े हुआ करते थे। मतलब भारत जो है इतने हिस्से में बटा हुआ था और छोटे छोटे राजा भारत में राज करते थे। लेकिन बाउंड्री यही था जो अभी हम बनाए थे, बाउंड्री भारत का नक्शा ही था, पाकिस्तान को जोड़ करके और बांग्लादेश को जोड़ करके। लेकिन अलग हो जाने के बाद लगभग 563-64 बच गया था। अब देखिए इतने खंड में हमारा भारत बटा हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ये लोग सब भारत में मिल गए जो अलग अलग रजवाड़े थे। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। भारतीय संविधान जो है लिख दिया गया, उसमें संविधान सभा जो बनी थी उन्होंने संविधान में लिखा कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत केवल ऐसे नहीं एक अहरा देश नहीं है, यहाँ पर पहले कई राज्य हैं और उन राज्यों को मिलाने पर तो नहीं हो गया। 563-64 जो था उसमें सब मिलाने के बाद जो है हमारा भारत देश बना। लेकिन उनको भी अलग अलग जो 563-64 थे उनको भी मिला करके एक बड़ा सा राज्य बनाया गया। देखिए इसमें संघ शब्द नहीं आया संविधान में, यहाँ पर देखिए लिख दिया गया ना भारतीय संविधान में संघ शब्द नहीं आया। और नहीं आया इसीलिए यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन में कि अरे तो लगता है कि संविधान निर्माताओं को संघ पते नहीं था या संघ के बारे में कहने से कुछ बचना चाहते थे, लिखने से कुछ बचना चाहते थे। लेकिन कोई बात नहीं है, भारत के शासन व्यवस्था जिस आधार पर है वो संघीय शासन व्यवस्था ही है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, और अब तो तीसरा स्तर पर भी पंचायती राज भी आ गया। हम लोग संघीय व्यवस्था का विशेषता के बारे में पढ़े थे 7 को अकेले अकेले, उसको आप लोग फिर से देख सकते हैं। भारतीय संविधान में भी वो सारी विशेषताएं लागू की गई हैं। भारत के संविधान जो है मुख्य रूप से 2 स्तर के शासन व्यवस्था, उस टाइम जब भारत आज़ाद हो रहा था, जब संविधान लिखा गया था तो केवल 2 स्तर का ही शासन व्यवस्था था। लेकिन जब आगे देश बढ़ा, चीज़ें बदली, तो संविधान में संशोधन हुआ। संविधान में संशोधन होकर के एक तीसरा स्तर के भी सरकार बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद जो कुछ भी आप सुनते हैं, ये एक हो गया राज्य सरकार और एक हो गया केंद्र सरकार। संघ सरकार एक को बोलते हैं जिसको केंद्र सरकार भी कहते हैं, संघ सरकार भी कह सकते हैं, और दूसरा है राज्य सरकार है। राज्य सरकार है कितने, तो आज भारत में कितने राज्य हो गए, आज भारत में कुल मिला करके 28 राज्य हो गए। नहीं, जम्मू कश्मीर हट न गया, 29 में से एक हट गया तो 28 हो गया। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, वो तो पूरे भारत का है, केंद्र सरकार पूरे भारत का है। और पूरे भारत में जो लोग होते हैं उनको किस तरह से रखा जाए इसका कानून बनाना और उसको लागू करना केंद्र सरकार का काम है। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया, शायद 1993 में इसको जोड़ा गया था। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अलग अलग अधिकार हैं। देखिए नहीं अधिकार रहेगा तो संघीय शासन व्यवस्था कहीं नहीं जाएगा। राज्य है, राज्य का अपना अधिकार नहीं है तो फिर उसको संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत रखा ही नहीं जाएगा। और आप लोग जान लीजिए सबसे ज़्यादा पावर जो है पंचायती राज में है। यहाँ के लोग में एकदम जो भी ऑटोनॉमी दिया गया, जो भी पावर दिया गया, वो एकदम डायरेक्ट जनता के लिए बेनिफिशियल है। और उस पावर को न राज्य सरकारें छीन सकती हैं और न केंद्र सरकारें छीन सकती है साधारण दिनों में। और देखिए जब अलग अलग
शासन का व्यवस्था है, शासन का स्तर है। तो जैसे केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार को चूंकि वही जनता पर शासन करना है, तो इनको क्या क्या देखना है उनके लिए। राज्य सरकार को भी उसी क्षेत्र में रहने वाले लोग के मतलब सेम जनता पर ही राज करना है, भले अलग अलग बंटे हुए हैं लेकिन जनता तो वही देश का है। तो उनको कौन सा बात देखना है, तो इस बात को एकदम साफ साफ बताया गया है कि केंद्र को क्या देखना है, राज्य को क्या देखना है। तो इस तरह से जिन जिन चीज़ों को केंद्र को देखना है उनको, और जिन जिन चीज़ों को राज्य को देखना है उनको एक सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया है संविधान में। और उस सूची को जिसको राज्य जिसको केंद्र को देखना है, जिसको संघ सरकार को देखना है उसको हम संघीय सूची कहते हैं, और जिसको राज्य को देखना है उसको राज्य सूची कहते हैं। और ऐसा सूची जो जिसमें जिसमें दोनों को योगदान देना है उसको समवर्ती सूची कहते हैं। तो केंद्र को कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है, तो प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब वही कि बाउंड्री में किसी भी प्रकार का कोई घुसपैठी न हो, यानी भारत का पूरा सुरक्षा करना। विदेशी मामले, विदेश के साथ हमारा कैसा संबंध हो, विदेश के साथ हमारा व्यापार कैसा हो, ये सब देखना केंद्र सरकार के जिम्मे है। राज्य सरकारें कैसे देखेगी जी। अब तमिलनाडु वाला जा करके चीन वाला से बतियाएगा तो थोड़े ऐसा है कि तमिलनाडु से ही हमारा देश केवल है, देश मतलब पूरा। अब तमिलनाडु अकेले कैसे प्रतिनिधित्व करेगा, इसीलिए विदेशी मामले जो है केंद्र के हाथ में दे दिया गया। बैंकिंग, बैंकिंग वही भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि पैसा के आदान प्रदान या देश के आर्थिक स्थिति को देखना जो है बहुत जरूरी, या वही से देश जो है सही पटरी पर चल सकता है और वही विकास को तय करता है। इसके वजह से बैंकिंग को एकदम केंद्र के हाथ में डाल दिया गया है कि पूरे देश के आर्थिक व्यवस्था पर नजर रखना है। संचार, संचार मतलब टावर वगैरह का जो है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का व्यवस्था है वो। मुद्रा मतलब पैसा, ये सब जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इसको बताइए ना, एक ही देश में दो चीज चले, एक जगह रुपया चले और एक जगह डॉलर चले, तो लड़ाई होएगा कि नहीं होगा, तो फिर देश रहिएगा क्या करेगा जी। तो इसलिए मुद्रा ये सबको देखना जो है। कैसे नरेंद्र मोदी बोल दिए थे कि अब पुराना पैसा सब बंद, तो बोले तो पूरा देश में बंद हो गया था, उसी को मुद्रा बोले। नया नोट छपेगा जी तो छपेगा पूरे देश के लिए। इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आपस में लोग लड़ जाएंगे, इसलिए बचा कर रखना है, केंद्र के हाथ में दे दिया गया है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को है। जो सूची संघीय सूची में आया उसमें सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किनका है, तो संघ का है, केंद्र का है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची मतलब वो छोटे से जो बाउंड्री है देश का, जैसे हमारा बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में क्या क्या घटनाएं घट रही है, यहाँ के लोगों को क्या सुविधाएं चाहिए। गंगा नदी में बाढ़ आ रहा तो बाढ़ को कैसे हम रोके। पटना में पानी घुस गया तो पटना में पानी को घुसे से कैसे रोके, तो ये दिल्ली सरकार आके नहीं देखेगी, ये यहाँ का लोकल सरकार जो होगा वही देखेगा। तो राज्य सरकार को यही सब देखना होता है। कहीं लड़ गया सब तो पुलिस की व्यवस्था करना है। उस राज्य में व्यापार क्या क्या हो रहा है, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वाणिज्य, वाणिज्य मतलब वही व्यापार। कृषि खेती कैसे हो, सिंचाई व्यवस्था की कैसे हो, पुनपुन से नहर निकाले कि सोन से नहर निकाले, ये सब सोचना काम है। सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं, और इस पर कानून बनाना और इसको लागू करना राज्य की हाथ में है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और एक है समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को देखना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला शिक्षा, अगर राज्य सरकार के हाथ में केवल शिक्षा दे दिया जाए तो राज्य सरकार तो अपने ढंग से पढ़ाएगी, क्योंकि उसको अपने राज्य में ही यूज करना है लोगों को। तब विदेश जा कर के कैसे परचम लहराएंगे जी भारत का अपना जो विद्यार्थी है, तो इसके लिए उसको ऐसा शिक्षा देना है कि इंटरनेशनल स्तर पर भी जाके काम करे। वन वन ऐसा थोड़े है कि मतलब
सुंदरवन बढ़ते बढ़ते इधर उड़ीसा में भी कुछ फैल गया, इधर मध्य प्रदेश तक जुड़ाव है, झारखंड में भी फैला हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि झारखंड वाला अपन वाला बन के देखेगा, पश्चिम बंगाल अपन वाला शेर अपन में रख लेगा, अपन वाला बाघ अपन झारखंड रख लेगा, तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो वन जो है एकदम पूर्ण रूप से भारत सरकार के अंतर्गत आता है। संवर्ती मतलब भारत सरकार भी इसको देखेगा, क्योंकि अब जो झारखंड में बन गया तो उसको वहाँ का केयर करना है, बंगाल में जो गया उसको केयर करना है, और ओवरऑल भी देखना है। ऐसा नहीं कि एक में बाउंड्री लग जाए कि नहीं यहाँ वाला इधर है तो इसको अलग अलग ट्रीट किया जाए। ऊपर से देखेगा केंद्र सरकार, देखेगा बोले झारखंड तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो और ठीक से करो। मजदूर संघ लेबर यूनियन बना हुआ था। विवाह को भी समवर्ती सूची में डाला गया, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है, सब जगह अलग अलग मीनिंग है इसका। गोद लेना, उत्तराधिकार मतलब आपके मरने पर उनका संपत्ति किनको होगा, इस बारे में कानून बनाने का अधिकार जो है दोनों को है। संघ भी बना सकते हैं और राज्य भी, जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं, और दोनों मिल करके इस बारे में परिवर्तन ला सकते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों कानूनों में टकराव हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समवर्ती सूची में जो चीजें आती हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार तो दोनों का, लेकिन टकराव हो गया तब जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य हो जाता है, राज्य सरकार फेल हो जाता है। अब देखिए यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। जैसे समय बीतने के साथ साथ चीजें तो बदलती हैं। अब भारत जब आज़ाद हो रहा था उस टाइम तो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वगैरह वगैरह कोई चीज़ें नहीं थी, टावर भी नहीं था, कम्युनिकेशन टावर हेलो हाई करने के लिए। तब तो वही कहा गया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे जिसके अधिकार किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारा संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं ऑटोमेटिक, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि किस में जाएगा। ऊपर हम लोग देख लिए, सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्था में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। कहने का मतलब कि देश बना हुआ है और उसमें राज्य है, तो जितने राज्य हैं सबको एक जैसा अधिकार नहीं मिलता है। वजह यही है कि सबका अपना इतिहास रहा है, सबका अपना भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार इनको अधिकार भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। जैसे भारत में कुछ राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। जम्मू कश्मीर को था वो तो खत्म हो गया। जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपने विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के कुछ प्रावधानों 370 कश्मीर के लिए था, 371 जो है विशेष शक्तियों 371 371 वाला जो धारा है, अनुच्छेद है, वो इन चार असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को विशेष अधिकार देते हैं। और इसी किस्म का जैसे कश्मीर को मिला था उसी किस्म के विशेष अधिकार मिलते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट उपयोगी हैं। देखिए क्या क्या है, स्वदेशी लोगों को उनकी संस्कृति, हाँ वहाँ के संस्कृति को किसी भी तरह से मिटाने का काम नहीं किया जाएगा, और वहाँ किसी खास त्यौहार को मनाने के लिए जबरदस्ती भी नहीं किया जाएगा। सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकार में भी परिवर्तन किया गया, उसका संरक्षण किया गया। 371 को 370 में भी इसी किस्म का भूमि से रिलेटेड काम था कि कश्मीर के लोग जो हैं अपने में खरीद बिक्री कर सकते हैं ज़मीन का, कोई बाहर वाला आदमी आकर के वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं, बहुत कम अधिकार काहे मिला भाई, तो बहुत कम अधिकार मिला कि वहाँ का जो
माने लोकल पीपुल है उसका संगठन थोड़ा अजीब, यह संगठन नाम की कोई चीज़ें नहीं, जनसंख्या बहुत कम है तो विशेष अधिकार की जरूरत कम रहा, जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, जिन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों का रहन सहन किसी भी राज्य के लोगों के रहन सहन से बिल्कुल अलग होता है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी जो है हमारा दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर ये पूरा राज्य नहीं होते हैं, इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। दिल्ली में इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल बड़ी बवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल और ये जो बीजेपी कहिए, अब तो भाई राजनीति पढ़ ही रहे हैं, तो उन दोनों के बीच लेकर के हमेशा बवाल रहता है कि केंद्र सरकार कहता है कि हमको कारखाना बैठाना है तो भूमि दो, तो भूमि को लेकर के विवाद हो जाता है, पुलिसिंग को लेकर के विवाद हो जाता है, क्योंकि वहाँ दिल्ली पुलिस को जो है राज्य जितना अधिकार नहीं दिया गया है, वहाँ पर आर्मी काम करता है, केंद्र सरकार द्वारा जो सेना है वो काम करता है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है और एकदम डायरेक्ट केंद्र अपने हाथ में शासन रखती है। और क्या करता है कि केंद्र शासित प्रदेश में अपने तरफ से एक गवर्नर भेज देता है और वही गवर्नर वहाँ पर शासन को देखता है और वो गवर्नर राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं और वो देख रेख करते हैं। इसी तरह का एक विवाद जो है हमारा आया था शायद यहाँ को लेकर के कहाँ है, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार एक और है कोई, वहाँ पर किरण बेदी शायद गवर्नर के रूप में भेजा गया था, तो विवाद हो गया था वहाँ के चुना हुआ सरकार और किरण बेदी को लेकर के। तो इस किस्म के कभी कभी डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, लड़ाई देखने को मिलते हैं और केस भी चला था इसको लेकर के। वजह केंद्र शासित सरकार है तो बोलता है कि भाई हम जो कहेंगे केंद्र से जो ऑर्डर आएगा वही मानना है, और राज्य सरकार जो है हाँ चुन करके भी कोई केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर चुना हुआ प्रतिनिधि मनोनीत होते हैं जिसको विधानसभा कहते हैं, तो उसमें जो है आपको जैसे हमारे राज्य में है तो नीतीश कुमार चुन करके गए हैं तो वो राज्य के लिए फैसला करते हैं। राज्यपाल यहाँ पर उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल ही सक्रिय होते हैं और वो जो कहेंगे वही होगा। तो ये देखिए, अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत मंजूर किया जाना होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। देखिए यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, हम लोग छूट गया क्या कुछ, हाँ थोड़ा सा छूट गया। देखिए इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है, इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है और इसके लिए संविधान में लिखा गया है कि इनको कौन सा अधिकार मिला है, जो अभी सूची के रूप में हम लोग देखे। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। हाँ, संविधान में बदलाव होगा तब जा करके अधिकार में बदलाव होगा, और संविधान में बदलाव करना इतना आसान नहीं है। संविधान में कुछ भी बदलाव करने के लिए आपको संसद, राज्यसभा जो होता है, संसद में 2 हिस्सा होता है, निम्न सदन और उच्च सदन, मतलब राज्यसभा और विधानसभा दोनों। ऐसे किसी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3, तो संसद के 2 सदन, एक वही राज्यसभा और एक विधानसभा, 2/3 बहुमत से कोई भी अब संविधान में बदलाव करना, तो संविधान में बदलाव इतना आसान नहीं है। 2/3 बहुमत से पास होना है और आधा राज्य, जैसे 28 को राज्य है ना, तो 14 राज्य अगर मान गया, माने अब ज्यादा ही, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है, तब जा करके
कोई भी संविधान में बदलाव होता है, और ऐसा हुआ है कई बार, जैसे हमारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, तो उसके लिए संविधान में परिवर्तन करना पड़ा, नया चीज, नया सेक्शन जोड़ना पड़ा। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका के बारे में आप लोग जरूर सुने हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह देखती है कहीं पर कोई गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं न है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। हाल फिलहाल में जैसे अभी हम किरण बेदी का एग्जाम्पल लिए ना, उसका केस किया गया था वहाँ के सरकार के द्वारा, और ये उच्च न्यायालय में केस गया, और तब जा करके फैसला हुआ। उच्च न्यायालय जो कही वही मान्य होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए कोई जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। कर लगा करके, टैक्स लगा करके पैसा इकट्ठा करना अधिकार है। और केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती है, राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है, क्योंकि भाई काम तो करना है, विकास तो करना है, नल तो लगाना है, रोड तो बनाना है, ऐसे थोड़े हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग भारत में संघीय शासन व्यवस्था का कुछ संक्षेप रूप देखें। इसके बारे में और भी हम लोग देखेंगे अलग अलग। 371 किधर लागू है, तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन देशों में, देश कह रहे हैं इन राज्यों में। रेडियो सुनने के लिए बोला गया जी, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुने, और सुन करके सरकारी नीति फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाए, निम्नलिखित श्रेणियों में बांटे। सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ी खबरें तो नेशनल न्यूज आता है, आपके या किसी अन्य राज्य सरकार से जुड़ी खबरें तो पटना से प्रादेशिक समाचार मिलता है। केंद्र और राज्य सरकार के संबंध की खबरें जो दोनों एक साथ मिलती हैं, तो वो आपको दोनों में मिलेगा। मतलब राज्य के अगर समाचार बुलेटिन दे रहा है पटना, आकाशवाणी पटना से, तो उसमें भी रहेगा, और दिल्ली से आ रहा है उसमें भी रहेगा। इस तरह से हम लोग इस टॉपिक का जो कुछ भी था एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा बहुत समझ लिए। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू, थोड़ा लेट हुआ इस वीडियो के लिए।